नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज का यह 24वां लेक्चर है और आज की चर्चा का विषय है संसदीय समितियाँ। संसदीय समितियों की चर्चा इसके पहले हम कर चुके हैं। संसद अपने सभी कार्यों का संचालन समितियों के माध्यम से करता है। संसद एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें 2 सदन हैं और 550 सदस्य लोकसभा के और 250 लगभग सदस्य राज्यसभा के हैं। और इतनी बड़ी संख्या को एक साथ एक मंच पर कार्य करना बहुत ही कठिन और बहुत ही जटिल कार्य है। इसलिए संसद अपने कार्य को करने के लिए, कार्यों के संचालन के लिए समितियों का माध्यम अपनाती है, समितियों के माध्यम से करती है और इसी के लिए कई तरह की समितियों का गठन करती है। तो आइए जानते हैं कि संसदीय समितियां क्या है और यह किस तरह से काम करती हैं। संसद के समक्ष लाए गए विषयों पर प्रभावकारी ढंग से विचार करने के लिए संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। अब यह समितियां 3 तरह की होती हैं। कुछ समितियां जो स्थायी प्रकृति की होती हैं, अर्थात प्रत्येक संसद के सदस्य सदन में होंगी, दोनों सदनों में होंगी और इसके साथ साथ वह प्रत्येक लोकसभा में, अर्थात चुनाव बीतने के साथ, सरकार बदलने के साथ उन पर कोई असर नहीं पड़ता। प्रत्येक वर्ष उनका या समय समय पर चयन किया जाता है, गठन किया जाता है। कुछ समितियाँ अस्थायी प्रकृति की होती हैं, उन्हें तदर्थ समितियां कहते हैं, अर्थात वो किसी कार्य विशेष के लिए बनाई जाती हैं। और कुछ समितियां सलाहकार समितियां होती हैं, यह संसदीय समितियों से अलग होती हैं। तो अभी हम संसदीय समितियों में के बारे में जानते हैं कि संसदीय समितियां क्या हैं। संसदीय समितियों की नियुक्ति या गठन, उसका जो निर्वाचन है वह सदन के द्वारा होता है। लोकसभा की समितियां लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा की समितियों का गठन राज्यसभा के द्वारा होता है। जो संयुक्त समितियां होती हैं उनका गठन दोनों के सदस्यों द्वारा मिलकर होता है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा का सभापति नामित करता है। अर्थात ये इसमें पीठासीन अधिकारी जो होगा लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, वह इसके लिए सदस्यों का नॉमिनेशन करेगा, मनोनयन करेगा, जो लोकसभा अध्यक्ष और सभापति के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। यह पूरी तरह से लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा की समितियाँ राज्यसभा के सभापति के निर्देशों को मानने के लिए बाध्य हैं। यह अपनी रिपोर्ट भी संसद के सामने प्रस्तुत करेंगी या लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। इसके साथ साथ संसदीय समितियों का एक सचिवालय होता है और यह सचिवालय लोकसभा के सचिवालय, राज्यसभा के सचिवालय से निर्देशित होता है, उनसे सहायता प्राप्त करता है। अब यह जानकर ये जो 4 बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं, इन विशेषताओं के साथ जो समितियां संसद में कार्य करती हैं वह संसदीय समितियां कहलाती हैं। जिन समितियों में ये चारों विशेषताएं नहीं होती उन समितियों को संसदीय समितियां नहीं कहते और यही कारण है कि परामर्शदात्री समितियों को संसदीय समितियों के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि संसदीय समितियों में कौन कौन सी समितियां होती हैं। हमने 3 तरह की समितियों की चर्चा की थी। संसदीय समितियों में 2 तरह की समितियां, स्थायी समिति और अस्थायी समिति या तदर्थ समिति, और एक अन्य समिति है जो सलाहकारी समिति होती है, सलाहकार परामर्शदात्री समिति होती है, वह संसदीय समितियों के अंतर्गत नहीं आती। तो जो स्थायी समितियां होती हैं उनकी प्रकृति स्थायी होती है, इनका गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है अथवा समय समय पर, जो भी समय संसद निर्धारित करे उसके अनुसार यह किया जाता है। इन समितियों की चर्चा भले संविधान में ना हो किंतु संसदीय नियमों के द्वारा इनकी स्थापना की गई है और बहुत सारी समितियां संसदीय परंपराओं के द्वारा स्थापित हैं। इनमें लोक लेखा समिति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोक लेखा समिति, स्थायी समितियों में 3 मुख्य समितियां होती हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और इसके अलावा सरकारी उद्यमों की समिति। तो इसके अलावा और भी समितियां हैं किंतु यह तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो लोक लेखा समिति के बारे में जानते हैं। लोक लेखा समिति की स्थापना 1919 के अधिनियम के अनुसार 1921 में की गई थी। यह देश की आज़ादी के पूर्व किया गया था, किंतु आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के साथ लोकसभा की बैठक हुई तो कार्य संचालन के लिए लोक लेखा समिति की स्थापना या पुनः से उसका गठन किया गया। इसमें 22 सदस्य होते हैं। एक संयुक्त समिति है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य इसमें होते हैं। 15 लोकसभा के सदस्य और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। यहाँ यह बात बता देना महत्वपूर्ण है कि किसी भी स्थायी समिति जो होती हैं उनका सदस्य किसी मंत्री को नहीं बनाया जा सकता, तो कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। इसमें
जो 1967 से परंपरा चल रही है उसके अनुसार विपक्ष का जो व्यक्ति होगा, विपक्ष का कोई सदस्य होगा विपक्ष पार्टी का, वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। अब ये काम क्या क्या करती है? लोक लेखा समिति एक तरह से अकाउंटेंट है संसद की। वह जांच करती है कि जो संसद के द्वारा, हमने बजट में यह पढ़ा था कि संसद वित्तीय नियंत्रण रखती है कार्यपालिका के ऊपर, सरकार के ऊपर वित्तीय नियंत्रण रखती है, तो यह नियंत्रण लोक लेखा समिति के माध्यम से रखा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी भारत सरकार का सबसे बड़ा अकाउंटेंट, वह सरकारी कार्यों का, सरकारी लेखा का, इसके अलावा जो निगम है, सरकारी निगम है, सरकारी उद्यम है, उन सब की लेखा का परीक्षण करता है और उसकी रिपोर्ट की जांच संसद की तरफ से यह लोक लेखा समिति करती है। केंद्र सरकार की विनियोग लेखा और वित्त लेखा दोनों की जांच भी यही करती है। इसके अलावा लोकसभा में प्रस्तुत जितने भी अन्य लेखा हैं उनकी जांच भी लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति मुख्य रूप से इस बात पे ध्यान देती है कि जिस कार्य के लिए धन आवंटित किया गया था वह कार्य क्या सही था, अर्थात काम की आवश्यकता थी या नहीं, और क्या वह सही मद में खर्च हुआ या उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई, या जिस व्यक्ति को वह दिया गया क्या वो सच में वह व्यक्ति उस धन को प्राप्त करने का अधिकारी था कि नहीं। अर्थात कैग के लेखा प्रतिवेदन की जांच के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है। कैग यानी महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट पे यह जांच करने के दौरान यह ध्यान रखती है कि संसद ने जिस व्यक्ति को या संस्था को यह धन आवंटित किया वह वैध रूप से व्यक्ति है या कोई भ्रष्टाचार करने के लिए बनाया गया आभासी व्यक्ति तो नहीं, अथवा इस जो खर्च किया जा रहा है इस खर्च में समानुरूपता है कि नहीं, जितनी आवश्यकता होनी चाहिए किसी कार्य के लिए उतने धन का आवंटन किया गया है, कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं हुआ है, इसके अलावा नियमों का पालन हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से लोक लेखा समिति इस खर्च के किए जाने के बाद जो रिपोर्ट बनाती है, कैग के द्वारा जो रिपोर्ट बनती है उस रिपोर्ट की जाँच करती है। राज्य निगम, व्यापार संस्थानों, विनिर्माण परियोजनाओं की लेखा तथा सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच करना। जितने भी निर्माण परियोजनाएं हैं, व्यापार संस्थान हैं, राज्यों के निगम हैं, तो इन सभी सरकारी और उद्यमों, सरकारी निगमों के जो लेखा जोखा होगा उसका यह जांच करेगी। उस रिपोर्ट जो कैग रिपोर्ट उस पर बनाई जाएगी उसकी यह जांच करेगी। इसके अलावा स्वशासी और अर्ध स्वशासी इकाइयों के लेखा की भी जांच करती है। किसी प्राप्ति से संबंधित कैग की रिपोर्ट पर विचार करती है। भंडार एवं प्रतिभूतियों के लेखा, भंडार अर्थात सरकार के स्टॉक में जो जो चीज़ें हैं वस्तु के रूप में जो संग्रहित करके रखी गई हैं उनका क्या उपयोग हो रहा है, वह कितनी नष्ट हुई हैं, कितनी बची हैं, कितना उपयोग में आ रही हैं। तो इस तरह से जितना लेखा जोखा होता है, वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने वाले किसी भी सेवा के मद में जो खर्च राशि है उसकी जांच करना, अर्थात सरकार के सभी खर्चों में किन किन माध्यमों से वह खर्च किए जा रहे हैं, धन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, किसी मद में आवश्यकता से अधिक राशि तो नहीं खर्च की जा रही, सबका लेखा जोखा यह लोक लेखा समिति करती है। दूसरा है प्राक्कलन समिति। यह 3 समितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें दूसरी है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में पहली प्राक्कलन समिति की स्थापना की गई थी। वित्त मंत्री थे उस समय जॉन मथाई और इन्हीं की सिफारिश से की गई थी। यह लोकसभा के 30 सदस्यों से मिलकर बनती है, अर्थात यह लोकसभा की समिति है, संयुक्त समिति नहीं है। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसके जो मंत्री हैं, जो सदस्य हैं, वह किसी मंत्री को इसका सदस्य नहीं बनाया जा सकता। लोक लेखा समिति में हमने देखा था कि उसके जो अध्यक्ष होते हैं वह विपक्ष पार्टी के होते हैं। प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह सत्ता पक्ष के होते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि खर्चे की जाँच करना विपक्षी पार्टी का काम है। अगर आप अपने खर्चे या धन के दुरुपयोग की जांच अपने विरोधियों से कराएंगे तो शायद वो सबसे अच्छा निर्णय उसके बारे में निकाल सकेंगे, लेकिन योजनाओं का निर्माण आपको स्वयं करना पड़ेगा। अगर आप योजनाओं का निर्माण विपक्षियों से कराएंगे तो उसमें वह खराब योजनाएं भी बना सकते हैं, आपके काम को बिगाड़ भी सकते हैं। इसीलिए खर्चे की जांच विपक्ष पार्टी से और प्राक्कलन यानी योजना के लिए जो कल्पना की जानी है, अनुमान लगाया जाना है, उसका निर्माण के लिए जो प्राक्कलन समिति है वह सत्ता पक्ष के द्वारा उसका अध्यक्ष चुना जाता है।
प्राक्कलन के अंतर्गत संभावित किफ़ायतें, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता, प्रशासनिक सुधार आदि के बारे में प्रतिवेदन देना होता है। यह समिति इस बात पर ध्यान देती है कि किस तरह से सरकार अपने काम को करे कि किफ़ायत से कर सके, उसे कम खर्च में कर सके, उसे कार्यकुशलतापूर्वक कर सके, कम प्रयास से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके। साथ ही इस बात का भी जांच करती है कि प्राक्कलन में जो नीति अपनाई गई है उसी के अनुसार संसद का उस जो संसद के द्वारा आवंटित की गई राशि है उसी प्राक्कलन की नीति के अनुसार ही उस पर खर्च किया जाए। तो यह भी महत्वपूर्ण कार्य है प्राक्कलन समिति का। यह सुझाव देना कि प्राक्कलन किस रूप में प्रस्तुत हो। प्राक्कलन का मतलब होता है एक कल्पना या एक अनुमान। जब बजट बनाया जाता है तो सरकार कुछ अपने कार्यों का अनुमान प्रस्तुत करती है और प्राक्कलन समिति उन्हीं में से एक है जो उन कार्यों को, उन अनुमानों को की जांच करती है, उनके बारे में सुझाव देती है कि किस तरह से अनुमान बनाए जाएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके। अब तीसरा है सार्वजनिक उद्यम समिति। सार्वजनिक उद्यम समिति 1964 में कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश से इसका गठन किया गया था। इसका गठन कब किया गया? 1974 में किया गया। जो 1964 की कृष्णा मेनन कमेटी थी उसकी सिफारिश से 1974 में इसका गठन हुआ। इसके सदस्यों की संख्या 22 है, जिसमें से कि 15 लोकसभा और 7 यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, सॉरी, फिर से हम इसको क्लियर कर देते हैं। 1964 में कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश से इसका गठन किया गया और 1974 में इसकी संख्या बढ़ा करके 22 कर दी गई। ठीक, इसके अलावा इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से समिति में सदस्य होते हैं। क्योंकि यह लोकसभा राज्यसभा दोनों से मिलकर बनी है इसलिए इसे संसद की संयुक्त समिति कहा जा सकता है। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसमें भी किसी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जा सकता और इसका अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। सार्वजनिक उद्यमों में प्रतिवेदन तथा लेखा की जांच यह सार्वजनिक उद्यम समिति का काम है। जो भी सार्वजनिक उद्यम है, जैसे सार्वजनिक सरकारी संस्थाएं हैं, ONGC है, सेल है, भेल है, ये सारी जो संस्थाएं हैं इन सब के लेखा का जांच करती है। सार्वजनिक उद्यमों पर CAG के प्रतिवेदन की जांच करती है। कैग यानी महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है उसकी जांच करती है। सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन व्यावसायिक सिद्धांतों के आधार पर किया जा रहा है कि नहीं। आप एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो सार्वजनिक उद्यम बनाए गए उनमें सार्वजनिक भागीदारी यानी सरकारी उसमें वो होता है, उस पर सरकारी अधिकार होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, किंतु उसमें प्राइवेट संस्थाओं के सारे गुण होते हैं। उसी तरह प्रतियोगिता, उसी तरह प्रबंधन। तो यह संस्था या यह जो सरकारी उद्यम की समिति है इस बात की जांच करती है कि क्या इस तरह के व्यावसायिक नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं। प्रतियोगिता का, व्यवस्था का, प्रबंधन का जो प्राइवेट संस्थाओं में नियमन होता है उसी तरह से हो रहा है या नहीं। इसके अलावा जो भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सौंपा गया कार्य है वह सार्वजनिक उद्यम कमेटी कार्य करती है। कभी कभी लोक लेखा समितियों के और प्राक्कलन समितियों के कार्य भी इन्हें सार्वजनिक उद्यम समितियों को दे दिए जाते हैं जो सार्वजनिक उद्यम से संबंधित कार्य होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह 3 स्थायी समितियां बहुत ही महत्वपूर्ण थीं। इसके बाद विभागीय समितियों का नंबर आता है। विभागीय समितियों की संख्या पहले 17 थी, अभी 2004 में बढ़कर इनकी संख्या 24 कर दी गई। लोकसभा नियम समिति की सिफारिश में इनकी स्थापना की गई थी। 1993 में इनकी स्थापना की गई थी। विभागीय समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इनमें विभागीय समितियों में प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं। 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होते हैं। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन अध्यक्ष के द्वारा तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन सभापति के द्वारा होता है। विभागीय समितियां जो हैं वह बजट निर्माण में विभागीय खर्च संबंधी जांच करती हैं और उन पर नियंत्रण रखती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभागीय समितियां जो भी बनाई जाती हैं उनमें भी मंत्री, चूँकि यह भी स्थायी समितियां हैं और हमने चर्चा के दौरान बताया था कि स्थायी समितियों में मंत्रियों को सदस्य नहीं बनाया जा सकता। और विभागीय समितियों के द्वारा क्या काम होता है, वह बजट के दौरान विभागों के खर्चों पर, मंत्रालयों के खर्चों पर नज़र रखती हैं और उसकी जांच करती हैं, उसकी उपयोगिता के बारे में जांच करती हैं। इस तरह से विभागीय समितियां विभागों पर संसद के नियंत्रण को और ज़्यादा मजबूत करती हैं। अब हम देखते हैं कि
अन्य कुछ समितियां हैं जो कि काम के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे याचिका या आवेदन समिति। सार्वजनिक महत्व के मामलों में जो याचिकाएं आती हैं, आवेदन आती हैं, उन सब के निराकरण के लिए, उन पर ध्यान देने के लिए, निर्णय लेने के लिए आवेदन समिति या याचिका समिति की स्थापना की गई है। यह इस समिति में 15 सदस्य हैं और राज्यसभा में, जो लोकसभा की समिति में 15 सदस्य हैं और राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं। यह संयुक्त समिति नहीं है, दोनों सदनों में अपनी अलग अलग समितियां होती हैं। दूसरी है विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति मुख्य रूप से इस बात का ध्यान रखती है कि किसी संसद के सदस्य के विशेषाधिकार का उल्लंघन न हो। यह समिति ऐसे मामलों की जांच भी करती है और अर्ध न्यायिक प्रकृति का इसका कार्य है, क्योंकि यह जांच का कार्य है और इसलिए यह अर्ध न्यायिक प्रकृति का कार्य है। विशेषाधिकार समिति में लोकसभा की समिति में 15 और राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं, अर्थात यह भी संयुक्त समिति नहीं है, दोनों सदनों में अलग अलग समितियां होती हैं। इसके अलावा आचार समिति है। यह राज्यसभा के लिए 1997 में आचार समिति का गठन किया गया और लोकसभा में 2000 में इसका गठन किया गया। तो यह संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करवाती है और अगर कोई व्यक्ति, कोई सदस्य संसद के द्वारा बनाए गए आचार संहिता का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ जांच करना, कार्यवाही करने का कार्य भी आचार समिति के द्वारा किया जाता है। यह कार्यवाही का परामर्श करती है, सिफारिश करती है और पीठासीन अधिकारी से, पीठासीन अधिकारी उस पर कार्यवाही करता है। सरकारी आश्वासन समिति। सरकारी आश्वासन समिति इस बात की जांच करती है कि सदन के सत्र के दौरान मंत्रियों के द्वारा जो वचन दिए गए हैं, जो आश्वासन दिए गए हैं, कोई जांच का आश्वासन, कोई विकास का आश्वासन, कोई विशेष कार्य या सेवा का आश्वासन, तो वो आश्वासन पूरे हो रहे हैं या नहीं। तो वो कौन से आश्वासन पूरे हो रहे हैं, किन में कितना काम हो रहा है, इस बारे में भी रिपोर्ट आश्वासन समिति के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा अधीनस्थ विधान समिति है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। यह प्रदत्त विधायन का किस तरह से उपयोग हो रहा है, इस पर जांच करती है। प्रदत्त विधायन का मतलब होता है कि लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वह मुख्य नियम होते हैं। उन्हें ग्राउंड पर लागू करने के लिए कुछ अन्य नियम कार्यपालिका द्वारा जोड़े जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो इसे प्रदत्त विधायन कहते हैं, अर्थात कार्यपालिका को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करना। अब कार्यपालिका उसे संसद के नियमों के अनुरूप कर रही है या नहीं, इसकी जांच जो करती है वह है अधीनस्थ विधान समिति। इसे 1953 में इसका गठन किया गया था। इसमें 15 सदस्य होते हैं। इसके अलावा सदन के पटल पर जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, उनकी पुष्टि, उनकी जांच, उनकी सत्यता की पुष्टि इत्यादि के लिए जो समिति होती है उसे सदन के पटल पर प्रस्तुत दस्तावेजों की समिति कहते हैं। यह 1975 में इसका गठन किया गया और लोकसभा समिति में 15 और राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। यह उन प्रस्तावों का, उन दस्तावेजों का जांच करती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं। यह एक संयुक्त समिति है जिसमें कि 20 लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। यह काम क्या करती है? यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बनाए गए हैं, उन आयोगों की रिपोर्ट की जांच करती है। वह सदन के पटल पर प्रस्तुत होते हैं, राष्ट्रपति उन्हें प्रस्तुत करवाता है और वह इन रिपोर्टों की जांच करती है। इस कमेटी के द्वारा इन रिपोर्टों की जांच होती है और साथ साथ इन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जो प्रावधान है, जो कार्यक्रम है, संवैधानिक सुरक्षा जो चल रही है, उसके बारे में यह जांच करती है, उसे सदन के सामने प्रस्तुत करती है जांच रिपोर्ट को। महिला सशक्तिकरण समिति की स्थापना 1997 में की गई। इसमें 30 सदस्य होते हैं। 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिवेदन पर यह विचार करती है। महिलाओं की स्थिति, समानता, गरिमा इत्यादि के लिए जो केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं वह किस तरह चल रहे हैं, वो कार्यक्रम किस तरह चल रहे हैं, उस पर यह विचार करती है। अब एक समिति होती है जो कि ऐसे सदस्यों की सदस्यता पर विचार करती है जो किसी लाभ के पद पर आसीन है, अर्थात राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें, स्थानीय अधिकारी, जो भी व्यक्ति लाभ के पद को धारण किए हुए हैं, अगर संसद की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता बनी रहेगी या समाप्त हो जाएगी,
इसके बारे में निर्धारण यह लाभ के पदों पर बनी संयुक्त समिति के द्वारा होता है। यह 15 सदस्यीय समिति है जिसमें 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से सदस्य चुने जाते हैं। कार्य सलाहकार समिति यह दैनिक कार्यों के लिए बनाई गई समिति है। दैनिक कार्यों के लिए इस समिति में क्या होता है कि यह लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं और इसी के लिए राज्यसभा की जो समिति होती है इसमें 10 सदस्य होते हैं। जो पीठासीन अधिकारी होता है वह कार्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यह समितियां बनाई गई हैं। इसके अलावा हमने पहले ही चर्चा की थी कि 2 तरह की समितियां और होती हैं। तदर्थ समिति अर्थात किसी मुद्दे पर किसी कार्य विशेष के लिए किसी समिति का गठन किया जाता है और वह कार्य पूर्ण होते ही यह समिति स्वतः समाप्त हो जाती है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद। और इस तरह की समिति की जो आयु है वह अस्थायी प्रकृति की होती है, हर साल इसका चुनाव हुआ यह आवश्यक नहीं, तो यह तदर्थ समिति कहलाती है। इसके अलावा सलाहकार समिति जो होती है वह सलाहकार समितियां विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी होती हैं। इन समितियों का अध्यक्ष मंत्रालय का मंत्री या राज्य मंत्री होता है। सलाहकार समितियों की अधिकतम संख्या 30 और न्यूनतम संख्या 10 हो सकती है। यह मंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितने सदस्यों की सलाहकार समिति रखे। और सलाहकार समिति लोकसभा की गठन के साथ बनती है और लोकसभा भंग होने पर सलाहकार समिति भी भंग हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संसद के प्रत्येक, इसके अलावा भी अन्य बहुत सारी समितियां हैं जो कम महत्वपूर्ण होने के कारण उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। हम देखते हैं कि संसद अपने विभिन्न कार्यों को अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से करता है। यह परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। कभी कभी परीक्षा में इन समितियों की संख्या, समितियों के सदस्यों की संख्या, इनमें इनके निर्वाचन, इनके बारे में, नियमों के बारे में पूछ लेता है। तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर ध्यान रखिए कि किन समितियों में कितने सदस्य होते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, धन्यवाद। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो उन्हें कमेंट में ज़रूर पूछिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। महादेव।